जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम एसएससी के लिए मैथ का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सेट नंबर 3 तक का डिस्कशन पीछे कर चुके हैं और आज आपके लिए सेट नंबर 4 लेके आए हैं, जिसका डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे और ये सीखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना होता है, कम समय में हम एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाए। होता क्या है कि क्वेश्चन तो एग्जाम में सभी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम से आते हैं तो वो सभी क्वेश्चन को वो सभी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कम समय में नहीं करने के कारण वो पेपर में सभी क्वेश्चन या तो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या कुछ गलती कर जाते हैं। तो आते हैं, सीखते हैं कि क्वेश्चन बनाते वक्त कहां कहां हम अपना समय बचा सकते हैं, कैलकुलेशन को कैसे करें ताकि समय कम लगे। जैसे आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन क्या होगा? एक तो इसका तरीका क्या है कि फॉर्मूला लगाइए और आयतन निकालिए। और आपको क्या बताए थे कि मेंसुरेशन का प्रश्न आए ना तो आप सबसे पहले ये ट्राई कीजिए कि कोई ऑप्शन 11 का गुणज है। मेरा आंसर वही होगा जो 11 का गुणज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयतन निकालिएगा तो वहां पाई आएगा। अब पाई का मान 22/7 है तो 22 का गुणज बनता है। 22 का गुणज होने के कारण वो 11 का भी गुणज होगा। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? 11 का गुणज चेक करेंगे, उसके बाद इसको बेसिक से बनाएंगे। तो 11 का गुणज चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, कोई भी संख्या अगर 11 का गुणज है यानी 11 से कट रही है तो क्या इससे पता करेंगे कि वो संख्या 11 से कटेगी? तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एक अंक छोड़ के जोड़ लेते हैं और फिर उसका अंतर करते हैं। अगर अंतर 0, 11, 22 या 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो हम क्या कहेंगे कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित है। अब फर्स्ट ऑप्शन को देखिएगा तो एक एक करके जोड़िए। तो 1 और 2 3 और 3 2 5, 3 और 5 का अंतर 0 आया? कहिएगा नहीं आया, तो ये आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा तो 1 2 3, यहां भी 5, यानी आपका आंसर ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिएगा तो यहां क्या है, यहां कहिएगा 3 1 4 और 2 2 4, यानी 3 1 4 2 2 4, अंतर लेंगे 4 और 4 का तो 0 आया, यानी ये पूरी संख्या 11 से क्या होगी, कट जाएगी। वैसे भी 11 का विभाजता चेक कीजिएगा तो 11 एकम 11, शेष बचेगा 1, फिर होगा 13, 11 एकम 11, फिर बचेगा शेष 2, उस पर 2 उतरेगा, होगा 22, 11 दूनी 22, ये 11 से कट रही है। अब इस ऑप्शन को देखिएगा तो 3 1 4 और 3 2 5, अंतर 0 नहीं आया, ये भी आपका आंसर नहीं होता। आंसर कौन होता, 1232। अब आप बताइए कि क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगा। अगर आप 11 के डेरिवेटिव का रूल जानते हैं, नियम जानते हैं, तो क्वेश्चन तुरंत बना लेते, सॉल्यूशन भी आपको नहीं करना होता। वैसे अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो पाई RL होता है। कितना दे रखा है? कहिएगा 550 दे रखा है। पाई का मान 22/7, R कितना है तो 7 और L आपको निकालना है। काटा कुटी कर लीजिए और L निकालिएगा। 7 से 7 कट गया, 22 से काटिएगा तो 22 दूनी 44, फिर 25, यानी L आपका कितना आ गया, 25 आ गया। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि L 25 निकाल लिए, R 7 सेंटीमीटर है और आयतन निकालने के लिए आपको ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि h² बराबर तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर, और h निकालिएगा तो √L का स्क्वायर, तो L 25 है, 25 का स्क्वायर 625 और R 7 है, 7 का स्क्वायर 49। अब h बराबर, फिर इसको जब घटा लीजिएगा 625 में से 49 को तो 576, h आपका क्या आएगा, आप कहिएगा h आ गया 24, h क्या आ गया 24। अब क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन के लिए कौन सा फॉर्मूला, तो कहिएगा वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई R² H।
अब सबका मान बैठा दीजिए तो 1/3, पाई का मान 22/7, आर के स्थान पे क्या रखिएगा 7 गुने 7 और गुना में 24। अब 7 से 7 को काट लीजिए, 3 से काटिएगा तो 8 बार में, अब क्या होगा 22 गुने 7, तो ये होगा आपका 154 और गुने 8। अब यहां गुना नहीं कीजिए, अगर आप बेसिक से भी क्वेश्चन बनाने गए हैं तो इकाई अंक पकड़िए, 8 चौके 32, यानी आंसर का इकाई अंक 2 होगा, यानी इसी 2 में से कोई एक मेरा आंसर होगा और आंसर वही होगा जो 8 का गुणज होगा। तब यहां से चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका 8 का गुणज है, तो ये ऑप्शन 8 का भी गुणज नहीं था, तो आंसर आपका कौन होता 1232। गुना करने पर क्या आता 1232। आशा उम्मीद है कि अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक तो बेसिक कैसे करना था और बाय फॉर्मूला कैसे करना था। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इतनी बड़ी संख्या और फिर 1156 का क्या निकालना है HCF निकालना है। तो क्या बेसिक से करने जाएंगे, बिल्कुल नहीं। HCF जो होती है ना, कोई भी संख्या का HCF वो उस संख्या को काट देती है, यानी जो संख्या का आप HCF निकाल रहे हैं उस संख्या को पूरी पूरी जो काट दे वही उसका HCF होगा। तो चेक कीजिए कि इस संख्या को कौन काट देगी। आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहां इस संख्या में लास्ट में क्या है 50 है, यानी लास्ट 2 अंक 5 है, तो यह संख्या तो 4 से कटेगी नहीं। 4 से कटने के लिए आखिरी का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अब ये संख्या 4 से ही नहीं कटी तो ये संख्या 24 से कटेगी, नहीं कटेगी। 28 से कटेगी, नहीं कटेगी। अब इस संख्या को देखिएगा तो यहाँ 1156 है, ये संख्या 11 से कट रही है, तो कहिएगा नहीं कट रही है, तो 22 से भी नहीं कटेगी। आपका आंसर क्या होगा 34। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन को करके और अपना समय आप बचा सकते हैं, अगले बच्चे से आगे जा सकते हैं। आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है, 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से अंदर से रंगने का खर्च बताइए। अब यहां भी पाई आएगा, 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 11 का मल्टीपल चेक कीजिएगा, 7 दूनी 9 और 6, ये आंसर आपका नहीं होगा। उसके बाद यहां आइएगा तो 6 और 6 ये आपका आंसर हो सकता है, और यहां चेक कीजिएगा, यहां भी नहीं आया, यानी ये भी नहीं होगा, और इसमें चेक कीजिएगा ये भी नहीं है, यानी आपका आंसर कौन होता 4620। बाय ऑप्शन इतना जल्दी कर लेंगे। और बेसिक से करना है तो ये क्या है अर्धगोला है, और अर्धगोला का आंतरिक व्यास मालूम है तो त्रिज्या निकाल लीजिएगा, और उसका क्षेत्रफल को रंगना है तो उसका क्षेत्रफल मालूम करके, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 15 है तो 15 से गुना कर दीजिएगा क्षेत्रफल में, आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालना है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है अर्धगोला है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, और गुना किससे कर देना है 15 से। फिर सबका मान रख दीजिएगा तो 2 गुने 22/7, और व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालिएगा तो 7 सेंटीमीटर, और गुना में क्या कीजिएगा 15 कर दीजिएगा। अब काटिएगा 7 से, तो यहाँ 7 से 7 कट गया ना, और 22 दूनी 44, और 44 गुने 15 सते 105। अब मेरा आंसर वही होता जो 11 का गुणज हो या 4 का गुणज हो। तो ये 2 ऑप्शन आपका ना 11, ये तो 4 का गुणज नहीं था और 11 का भी गुणज नहीं था, इसी 2 में से कोई आंसर होता, और आंसर जो भी होता वो 11 का गुणज होता, ये 11 का गुणज नहीं था, ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो गुना करने के बाद कितना आता आपका 4620 रुपया, यानी कितना खर्च बैठेगा 4620 रुपया। बेसिक से भी किए वो भी आसान ही था, या फिर ऑप्शन से कीजिए 11 का मल्टीपल ढूंढ के, वो भी आसान ही था। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन कीजिएगा यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, किस चाल से
15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो फॉर्मूला क्या है? दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी 200 और चाल कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकेंड में लाएंगे। क्यों? क्योंकि दूरी आपका मीटर में था। अब काटाकुटी कर दीजिएगा, 5 से यहाँ काटिएगा, कितना बार में? 40 बार में आपका कट गया। और यहाँ काटिएगा फिर 3 से, तो यहाँ 5 होगा और ये क्या हो जाएगा? 6 बार में। और फिर यहाँ 5 से काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? तो आप कहिएगा 5 से काट देंगे तो 8 बार में ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 8। और बराबर में क्या बचेगा? t/6। और t निकाल लीजिएगा तो कितना समय लग जाएगा? 48 सेकेंड। कहाँ है 48 सेकेंड? आपके ऑप्शन नंबर सी में। इतने हल्के प्रश्न भी जीडी के एग्जाम में आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो अच्छे होते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जिसको आप केवल फॉर्मूला, एक लाइन का फॉर्मूला है उस पर बैठाइए और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन वैसा ही था कि दूरी दे दिया, चाल मालूम है, समय निकालिए। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 15 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यानी 15 विद्यार्थी और उनका एक शिक्षक, आयु औसत कितना है? 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। यानी उनके शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो औसत 1.5 वर्ष कम हो गई। शिक्षक की औसत आयु बताइए। औसत का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप समझ लीजिए कि औसत होता क्या है। औसत किसी भी चीज का बीच का मान होता है। क्या होता है? बीच का मान होता है। जैसे हम आपको क्या बोलते हैं कि आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, एक दिन में आपने 4 चौका लगा दिया और अगले दिन आपने 10 चौका मारा, तो 2 दिन में आपने 14 चौका मार दिए, लेकिन आपका औसत 14 नहीं है। आपका औसत क्या है? 2 दिन 14 और 2 से भाग दे लीजिए। जितना टोटल चौका आप मारे और जितना दिन में मारे उससे भाग दे दीजिएगा, तो बीच का एक वैल्यू आ जाएगा। वो क्या होता है? औसत कहलाता है। तो 14 विद्यार्थी और एक शिक्षक का औसत आयु 20 है। यानी सभी बीच में 20 20 20 पर होंगे और शिक्षक ज्यादा होंगे, जिस कारण से वो छोड़ के चले गए, तो सभी का औसत क्या हो गया? कम हो गया। तब आपको क्या निकालना है? शिक्षक की आयु। जब शिक्षक की आयु निकालने आइएगा तो इसका डायरेक्ट एक तरीका क्या है कि 20 तो सभी होंगे ही होंगे, और शिक्षक के छोड़ जाने से औसत कितना घट गया? 1.5 घट गया। और शिक्षक कितना विद्यार्थी का औसत घटाए हैं? तो कहिएगा 14 विद्यार्थी का औसत घटाए हैं। तो जोड़ लीजिएगा 20, अब प्लस इसको गुना कर लीजिएगा तो 21 आएगा, और जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा आपका? 41 वर्ष। यानी शिक्षक की आयु क्या थी? 41 वर्ष थी। शिक्षक कितने साल के थे? 41 साल के थे। तो आपको यहां तक क्वेश्चन किए और अच्छे से आपको समझ में आया। ये लग रहा है कि क्वेश्चन अगले बच्चे से पहले हम कर लेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन को कम समय में करके सिलेक्शन लेंगे। तो आप इस वीडियो पे सबसे पहले अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी दोस्त के साथ शेयर कीजिए, उनको भी जोड़िए यहाँ पे, ताकि वो भी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। वो भी कुछ अपना नया नया तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखे और उनका भी भला हो सके। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक चोर 3:30 बजे पर एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। किस चाल से? तो कहिएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि चोरी का पता 4 बजे चलता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है, चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? यानी मालिक 4 बजे चलाना, तो सबसे पहले आप 4 बजे तक देखिए कि चोर कितना दूरी तय किया। तो चोर 3:30 बजे चला, 4 बजे तक में वो कितना दूरी तय कर लेगा? तो आधा घंटा वो चला है। किस चाल से? तो 80 के चाल से। यानी 80 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो चोर को आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 40 किलोमीटर। अब इसी 40 किलोमीटर को सापेक्ष चाल से पकड़ा जा रहा है। चोर भी अपना भाग रहा है और मालिक भी उसको पकड़ रहे हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। उधर चोर जा रहा है, पीछे से मालिक उसको पकड़ रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में कोई व्यक्ति जा रहे हो तो उनका सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं? उनके चालों का अंतर।
तो मालिक 90 के चाल से जा रहा है और चोर 80 के चाल से, तो उनका अंतर कर लीजिएगा। तो क्या आएगा अंतर? 10 का आ जाएगा। और क्या करना है? समय से गुना करना है। फॉर्मूला वही लगाए हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। जब दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो चाल के जगह सापेक्ष चाल लेते हैं, यानी रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में उनके चालों का अंतर होता है, गुने समय t मान लिए। यहां से आप t निकालिएगा तो t कितना आएगा? 4 घंटा। कब से? 4 बजे के बाद, क्योंकि मालिक 4 बजे दौड़ना शुरू किए हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी जो लगाए हैं 4 बजे के बाद लगाए हैं। 4 बजे तक वो कितना दूरी गया था? चोर 40 किलोमीटर। अब उसी 40 किलोमीटर दूरी को रिलेटिव वेलोसिटी से तय करना था, तो समय कितना निकला? 4 घंटा। यानी 4 बजे के बाद 4 घंटा, तो कितना बजे चोर पकड़ा जाएगा? यानी 8 बजे चोर पकड़ा जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन में कितना करना था? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो इतना लिखना भी नहीं था, डायरेक्ट 40/10 करते और आपका 4 घंटा आता। 4 से 4 जोड़ के 3 से 4 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 कितने वर्षों में 21,600 हो जाएगी? जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप चक्रवृद्धि ब्याज में, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100। अब पावर में क्या करना है? टी करना है। अब सभी का मान आप रखते जाइए, तो अमाउंट कितना हो रहा है? आप कहिएगा 21,600। प्रिंसिपल कितना था? तो 12,500, और गुना में क्या लिखिएगा? 1 प्लस r बाय 100। r के जगह 20 है तो यहां 20 लिखिएगा, और 20/100 तो 1/5। डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देते हैं 1/5, और पावर में क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। अब यहां देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 216, और इधर लाइएगा तो ये क्या होगा? 216 और बट्टा में 125, और बराबर में यहां क्या हो जाएगा? तो 6/5, और पावर में क्या लिखिएगा? t लिखिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 216 और 125 को देख के आपके दिमाग में थोड़ा सा तो घंटी बजा होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो हुआ क्या होगा कि 216 ये 6 का क्यों लग रहा है, और ये जो 125 है ये 5 का क्यों लग रहा है। तो इसको क्या कीजिएगा? 6/5 का होल क्यू। 6/5 का क्या करना है? होल क्यू कर देना है। बराबर में क्या है? 6/5 है, और पावर में t है। अब घातांक करने का एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होइएगा कि बराबर के दोनों साइड यदि बेस बराबर हो तो पावर खुद ब खुद बराबर हो जाता है। दोनों साइड बेस क्या है? 6/5। 6/5 एक साइड पावर 3 है, एक साइड पावर में t है, यानी पावर खुद ब खुद बराबर होगा। तो t कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। कहाँ है आपका 3 वर्ष? तो आप कहिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 3 वर्ष। कितना आसानी से कर लिए, केवल फॉर्मूला लगाना था और क्वेश्चन को कर लेना था। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, यानी 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करता है। अमन की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल के लिए सिंपल सा क्या फॉर्मूला है? कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 15 और 20, तो कुल दूरी क्या होगा? 35, और कुल समय कितना लगा? तो कहिएगा 3 घंटा और 2 घंटा, यानी 5 घंटा। तो आपका एवरेज वेलोसिटी यानी औसत चाल क्या आ जाएगा? तो कहिएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा? तो आपके ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे करना है क्वेश्चन को और कम समय में पेपर को निपटा देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट दे रहा है। पहले तो वो 20% छूट देता है, अगर आप नगद भुगतान कर देते हैं, पैसा उसको कैश दे देते हैं, तो वो 5% का अतिरिक्त छूट दे देगा। और 7200 रुपया के अंकित मूल्य वाले जैकेट के लिए नगद मूल्य कितना होगा? यानी क्या निकालना है आपको? नगद मूल्य निकालना है।
कितना रुपया अंकित मूल्य है, तो आप कहिएगा अंकित मूल्य तो 7200 था, और उस पर वो छूट कैसे कैसे दिया, सबसे पहले वो 20% छूट दिया, यानी 7200 पर वो 20% छूट दे दिया, तो 20% छूट देने के बाद वो 80% पे दिया होगा। ये 7200 तो अपने आप में 100%, और इससे हम 20% हटा देंगे तो इसका 80% पर दिया होगा, तो इसमें क्या करेंगे 80/100 कर देंगे, और फिर गुना में क्या करेंगे, आगे फिर वो 5% का छूट दे रहा है, तो फिर ये अपने आप का 100%, और यहां से 5% छूट दिया तो 95% पर दिया, तो अब क्या करेंगे 95/100 कर देंगे। अब थोड़ा सा आप गुना भाग कर लीजिएगा, काटा कूटी, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहाँ कैंसिल हो गया। अब 20 से काटिएगा तो 20 चौके और 20 पंचे यहाँ काट लीजिएगा। अब 5 से इसको काट लीजिएगा तो आपका क्या आएगा 19 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा गुना करने जाइएगा तो 72 गुने 19 चौके 76, अब 6 दूना 12, यानी आंसर का इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। ये आपका आंसर नहीं है और ये आपका आंसर नहीं है। 6 दूना 12 होगा। यहाँ हम इकाई अंक चेक करने लगेंगे, इतना गुना करके अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, यहाँ पे अपना टाइम क्या करेंगे बचा लेंगे। तो सबसे पहले 6 दूना 12, तो इकाई अंक 2 होना चाहिए। उसके बाद आपका आंसर जो भी होगा ना, इन दोनों में इकाई अंक जहां जहां 2 है वो ऑप्शन आपका 9 से का गुणज होना चाहिए, क्योंकि ये 72 का गुणज है। किसी में 72 से गुना कर रहे हैं तो यानी 9 का गुणज होगा, यानी उसमें 9 से भी भाग लग जाएगा। तो चेक कीजिए तो कहां कहां 9 से भाग लग रहा है, तो आप क्या कहिएगा, इस ऑप्शन को देखने आइएगा तो इस ऑप्शन में 9 और 7 2 9, डिजिट सम 6 आया, यानी 9 से इसमें भाग नहीं लगेगा। ये संख्या पूरी पूरी 9 से नहीं कटेगी। और इस संख्या को देखिएगा तो 5 4 9 और 7 2 9, यानी इसका डिजिट सम क्या है 9 है, तो ये ऑप्शन आपका 9 से कट जाएगा और कट के आपका आंसर क्या आता 5472। ऐसे करना है। अब कहिएगा 9 का विभाजन का नियम हम नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा जान लीजिए। यदि कोई संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। अब इस ऑप्शन में आए तो 5 4 9 और 7 2 9, यानी 9 9 18, अंकों का योग 18 है, 18 9 से कट रही है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ऐसे करना है एग्जाम में प्रश्न को। और आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों की संख्या निकालिए। एक घनाभ है जिसको पिघलाकर एक घन बनाया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, जब भी किसी भी आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति का रूप दिया जाता है तो दोनों आकृति का आयतन इक्वल कर देना है। क्या करना है, दोनों आकृति का आयतन इक्वल कर देना है। यहाँ घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाया गया और पूछा जा रहा है कितना घन बनाया गया। मान लेंगे n घन बनाया होगा और घनाभ का आयतन निकालिए पहले। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई 24, चौड़ाई 18, ऊंचाई कितना है 12 है। और अब घन का आयतन निकालिएगा तो घन का आयतन भुजा क्यू, भुजा 6 है, 6 का क्यू बोले तो 6 गुने 6 3 बार, और कितना घन बनाएंगे तो n घन बनाएंगे। अब काटा कुटी खेल लीजिएगा तो यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 4, तो अब 4 तिया 12, 12 दूना 24, n का मान कितना आया 24, यानी कितना घन बना सकते हैं 24 घन बना सकते हैं। केवल एक लाइन का सलूशन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता तो आपको हम कहते हैं कि आप इस क्लास में केवल बने रहिए। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है ना सभी से हम रूबरू करवा देंगे जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। और आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो आप कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास का प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए ना तो आपको पेन तक नहीं उठाना है और अपने माइंड से सॉल्व कर लेना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। 4 दूना 8, यहाँ 8 होगा, यानी ये आपका 8 बन गया। अब इसमें भाग दीजिएगा तो 16 में 2 बार में लग जाएगा, 9 दूनी 18, यानी ऊपर में आपका क्या होगा 18 होगा। अब नीचे सॉल्व कीजिएगा तो फिर यहाँ ऑफ का काम करना है।
ऑफ का काम कीजिएगा तो ये आपका 2 बन जाएगा, और 2 बनेगा फिर इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ आपका 3 बचेगा, यहाँ 3 बचा है माइनस में, और यहाँ इसको जब घटा लीजिएगा 9 में से 6 तो 3, और 3 को 3 से गुना कर लीजिएगा तो यहाँ 9 बन जाएगा, और 9 में से फिर 3 इधर माइनस में था, यहाँ पे आपका क्या था 3 था, 9 में से 3 को घटाइएगा तो 6 होगा, और भाग दे लीजिएगा तो 3 बार में। कहाँ है 3? आपके ऑप्शन नंबर ए में। लिख के बनाना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करना है, सभी स्टेप को माइंड में करके और कम समय में आंसर दे देना है। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में केवल क्वेश्चन ही करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन कम समय में करना महत्वपूर्ण होता है। तो कम समय में करने के लिए आपको उसके स्मार्ट तरीके मालूम होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है, गीता और राधा के पास रुपये का क्या अनुपात है? 7:15 है। कौन है? तो गीता है, और कौन है? राधा है। कौन कौन है? तो आप कहिएगा एक गीता है और एक राधा है। गीता और राधा के पास क्या अनुपात है? तो कहिएगा 7 और 15 का अनुपात है। किसके पास? गीता और राधा के पास। गीता है और राधा है, इसके पास रुपये का क्या अनुपात है? तो कहिएगा 7 और 15 का अनुपात है। फिर आगे क्या कहा गया? आगे कहा जा रहा है तथा राधा और सविता के पास रुपये का अनुपात 7:16 है। यानी राधा और कौन है? सविता। क्या अनुपात है? तो 7 और 16। अब सबसे पहले आप एक बात बताइए कि यहाँ राधा और यहाँ भी राधा, एक जगह राधा 7 यूनिट है और एक जगह राधा 15 यूनिट है। ऐसा तो संभव नहीं है, दोनों जगह राधा बराबर होना चाहिए। तो दोनों जगह राधा को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ हम किससे गुना कर देंगे? 7 से गुना कर देंगे। 7 से गुना कीजिएगा तो 7 सते 49 और 15 सते 105। यहाँ अनुपात कितना हो गया? 49 और 105। यहाँ किससे गुना करना पड़ेगा? तो यहाँ 15 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 तो उसमें 15 से कर दीजिए, यहाँ 7 तो इसमें 7 से कर दीजिए, और फिर 15 सते 105, यानी राधा 105 और ये सविता जो है ये आपका 240। 16 को जो 15 से गुना करेंगे तो 240। अब सभी का एक फाइनल रेशियो आपको मालूम चल गया। किसका? तो गीता, उसके बाद राधा, उसके बाद कौन है? सविता। क्या अनुपात है? तो आप कहिएगा 49:105 और अनुपात में 240। अब आगे देखिए तो क्या दिया है, यदि गीता के पास 980 रुपया है, अनुपात में गीता के पास 49 है और इस 49 का मान रुपया में कितना है, यानी रियल में 980 है, तो ये कितना गुना है? कहिएगा 20 गुना है। तो सभी के पास रियल में कितना होगा? 20 गुना होगा। जब इसके गीता के पास रियल में अनुपात का 20 गुना है तो राधा के पास और सविता के पास, सभी के पास रियल में 20 गुना होगा। क्या पूछा जा रहा है? सविता के पास कितने रुपए हैं? अनुपात में कितना है? 240, और 240 का 20 गुना करेंगे तो 24 गुना 48 पर 00। कहाँ है 48 पे 00? आपके ऑप्शन नंबर सी में। सबसे पहले क्या करना है? राधा को बराबर, और बराबर करने के बाद जिस प्रकार दे दिया था यहाँ गीता के लिए और सविता के लिए निकाल लेंगे। अब आप अपना अगला प्रश्न देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने के बाद 4335 बचते हैं, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी वास्तविक में वो राशि क्या था वो बताइए। तो मान लेते हैं कि वास्तविक में वो राशि x है और उसमें से क्या घटाए? 15%। जब किसी में से 15% घटाएंगे तो वो 85% बचता है, और 85/100 कीजिएगा और काट दीजिएगा तो 17/20 बच जाएगा। और फिर क्या किए? फिर इसमें से 25% घटाए, इसमें से 25 घटा लेंगे तो बचेगा 75%, और 75% बट्टा 75/100 कर लेंगे और काट देंगे तो क्या आएगा? 3/4 आएगा। ये सब चीज आप माइंड में ही करना है आपको। और कितना बच गया? तो आप कहिएगा 4335 बच्चा। सबसे पहले 3 से काट लीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 चौके, फिर 3 चौके और 3 पंचे। अब 17 से काटिएगा तो क्या होगा आपका? 17 8 136,
अब 50 17 5 85। अब x निकालना है तो क्या करेंगे, 20 चौक 80 और गुने 85। 80 को 85 से गुना कर लीजिएगा तो 1 0, 8 पंचे 40 का शून्य हाथ में 4 और 64 4 68। आपका आंसर क्या होता, 6800। कहाँ है आंसर, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या था, 6800, यानी वो राशि क्या थी, 6800 थी। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है, यानी साक्षी और कोमल एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, तो 10 दिनों में पूरा कर सकती है, 10 दिन में पूरा कर सकती है। कोमल उस कार्य को 22 दिनों में कर सकती है, अकेले करेगी तो। अब पहले सबसे पहले टोटल काम निकालिए, तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 110 आएगा। अब साक्षी कोमल का क्षमता निकाल लेंगे, तो 11 क्षमता से काम कर रही होगी और ये कोमल 5 क्षमता से काम कर रही होगी। आगे क्या कहा गया, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कौन काम छोड़ता है 3 दिन बाद, तो साक्षी, यानी साक्षी 3 दिन के बाद काम छोड़ देती है। 3 दिन वो साथ में काम की, उन्होंने साथ काम शुरू किया, तो 3 दिन में कितना काम, साथ में रहकर 11 यूनिट काम करते हैं और 3 दिन में 33 काम वो कर देगी। तो 33 काम समाप्त होने के बाद कितना काम बचेगा, 77 काम। अब इसी 77 काम को करना है, किसको, कोमल को। तो आगे क्या कहा गया, और कोमल ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। कितने दिनों में, कुल संख्या, यानी दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। अब टोटल क्या निकालना है आपको, समय निकालना है। तो सबसे पहले 3 दिन तो पहले लग चुका है और शेष कितना काम है, अब शेष 77 काम है और 77 काम को कौन करने आ रही है, कोमल। कोमल प्रत्येक दिन कितना क्षमता से काम करेगी, 5 के क्षमता से। तो टोटल समय निकालिएगा, 5 तिया 15 और 77 में 15 जोड़ लीजिएगा तो 92/5 दिन लग जाएगा। यानी टोटल कितना समय लगा काम को करने में, तो 92/5। आपके ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन ऐसे करना है एग्जाम में ताकि आप कम समय में कर पाए। हालांकि टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको एलसीएम मेथड से ही बनाए, ना कि उसको बेसिक से बनाने चल जाए। आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ला 750 में खरीदा जाता है, 8% की हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य बताइए। देखेंगे और कहेंगे 690। अब कैसे कहे, तो विक्रय मूल्य निकाले तो एसपी निकालने के लिए इसका क्रय मूल्य 750 है, 8% हानि यानी 92% पर बेचे और 92% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 23/25, यानी इसमें 23/25 से गुना करना है। आंसर 23 का मल्टीपल होता, एक ही ऑप्शन था जो 23 का गुणज था। अब काट लीजिएगा, 25 तिया 75 और इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 690। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप 23 का मल्टीपल ढूंढ पाते तो देख के आंसर कर लेते। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, यानी मैथमेटिक्स का 25% बोले तो 1/4 भौतिक की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। भौतिक बोले तो फिजिक्स और 2/3 बोले तो 2/3 है, बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिक की पुस्तकों की संख्या से अनुपात बताइए। अब थोड़ा सा यहां गुना कर लीजिएगा ना, तो यहां 3m और बराबर क्या होगा 8p। अब आपको क्या निकालना है, m अनुपात p निकालना है। m इधर है, p इधर आएगा और 3 को उधर भेज दीजिएगा तो क्या आप अनुपात निकल के आ जाएगा, तो कहिएगा 8/3। कहाँ है 8/3, आपके ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे क्वेश्चन को करना है। अब आप अपना अगला प्रश्न देखिएगा। एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है, 3/4 है। यानी इस मेज का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहिएगा क्रय मूल्य बोले तो CP और अंकित मूल्य बोले तो MP। किस अनुपात में है, 3 और 4। तो अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अनुपात को 300 और 400 मान लेते हैं। कटने के बाद तो 3-4 का अनुपात बन ही जाएगा। और ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, केवल आप बने रहिए तो देख पाइएगा कि इस क्वेश्चन को कम समय में कैसे करना था।
और आगे कहा जा रहा है दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमागत छूट देता है तो मेज को इतना रुपए में बेचता है, यानी मेज का विक्रय मूल्य कितना है 2250 है। अब अंकित मूल्य 400 में से दो 25% का छूट देंगे तो सबसे पहला छूट बताइए, जब इसको 25% छूट देंगे तो 75% पर देंगे और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/4 होता है, यानी इसके 3/4 में देंगे तो ये 400 का सामान कितना में देंगे 300 में देंगे। और यहां भी नहीं रुकेंगे, इस पर एक बार और 25% का छूट देंगे तो फिर इसका 75% पर देंगे, किसका 300 का। 300 का 75% निकालेंगे तो 900/4 यानी आपका क्या आएगा 225। ये 225 से आपका क्या आया, ये विक्रय मूल्य आ गया। ये क्या आया आपका अनुपात में विक्रय मूल्य आ गया। और आगे क्या कहा गया है 2250 में बेचता है, यानी रियल में 2250 में बिक रहा है तो रियल में इसका मान कितना है आप कहिएगा 2250 है। ये कितना गुना हुआ है 10 गुना हुआ है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य 300 और बेचे 225 में तो कितना यूनिट का हानि अनुपात में आप कहिएगा अनुपात में 75 का हानि है, लेकिन रियल में उसका 10 गुना, तो 10 से क्या करना है गुना कर देना है। आपका आंसर क्या आ जाता 750। कहाँ है 750 आपके ऑप्शन नंबर डी में। आशा उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होइएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या 10 वर्षों में पी की 1.5 गुनी हो जाती है, उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है n1 - 1 और बट्टा में T1। ये साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बनेगा। और इस साइड में क्या है कि n2 - 1 और बट्टा में T2। अब जिसका जिसका मान दे रखा है आप बैठाए जाइए। फर्स्ट बार में n1 बोले तो फर्स्ट बार में कितना गुना, तो आप कहिएगा 1.5 गुना, और इसमें से 1 घटा लेना है। कितना समय लगा फर्स्ट बार में, तो कहिएगा 10 वर्ष लगा है। आगे कितना गुना करना है 2 गुना, तो 2 - 1 और कितना समय लगेगा तो T2 समय लगेगा, वही आपको निकालना है। अब इसको घटा जब लीजिएगा आप तो यहाँ हाफ हो जाएगा, यानी 0.5 और बट्टा में क्या होगा 10 और बराबर में 1/T2 और यहाँ से T2 निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 20 वर्ष, यानी 2 गुना होने में कितना समय तो 20 वर्ष। आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था 20 वर्ष। अब अपना क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। यहाँ कहा जा रहा है, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो दावा करता है कि क्रय मूल्य पर बेचेंगे और 25% का लाभ प्राप्त करता है। कोई भी दुकानदार अगर क्रय मूल्य पर वस्तु को बेच दे, यानी जिस मूल्य पर वो खरीद के लाया उसी पर बेच दे, तो उसको 25% लाभ नहीं होगा। यानी वो कम सामान बेचा होगा तभी उसको लाभ हुआ होगा, वो वजन में कम सामान दिया होगा, 25% लाभ हो गया। देना ज्यादा था वो कम दिया होगा तभी उसको लाभ हुआ। तो सबसे पहले 25% का क्या करेंगे फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन आपका 1/4 है, और लाभ लिया है तो जोड़ देना है, क्या करना है 5/4। अब 5/4 के इस अनुपात में उसको क्या हुआ होगा लाभ हुआ होगा, यानी 4 वो दिया होगा, देना 5 था, यानी देना ज्यादा था और वो कम दिया होगा। तो 5 यूनिट रियल में कितना देना था आप कहिएगा 1000 ग्राम देना था, और कितना गुना दिया ये तो कहिएगा 505 का ये 200 गुना है, और दिया तो ये 4 गुना, तो इसका क्या करेंगे 200 से गुना कर देंगे 4 यूनिट में, तो कितना आ जाएगा कहिएगा 800 ग्राम। यानी देना 1000 ग्राम था और वो कितना दिया 800 ग्राम दिया, तभी उसको क्या हो गया लाभ हो गया। आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या है 800 ग्राम। अब आप बताइए कि क्या इस प्रकार के प्रश्न को बेईमान दुकानदार वाले जो भी प्रश्न आते हैं उसको आप पहले ऐसे करते थे, तो आपका जवाब होगा नहीं। इसको बेसिक से करते थे और वहां आपका टाइम खराब हो जाता था। अब आप अपना आज का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा। यहां कहा जा रहा है 5000 पर रुपया कितना है 5000 पर 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक
और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में कितना का अंतर आएगा। अच्छा, जब वार्षिक ब्याज संयोजित कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, वार्षिक ब्याज संयोजित कीजिएगा वार्षिक आधार पर, तो आपका CI कितना आएगा, तो आप सीधा सा कहिएगा 4% आ जाएगा। और जब अर्धवार्षिक कीजिएगा यानी 6 महीना पर उससे ब्याज लीजिएगा, तो 6 महीना में जो ब्याज होगा उस पर भी ब्याज लीजिएगा अगला 6 महीना के लिए, और रेट आपका 4% है, यानी 1 साल में 4% ब्याज लेते हैं, तो 6 महीना में 2% ब्याज, और 2% ब्याज के बाद जितना पैसा आएगा चक्रवृद्धि में तो उसको जोड़ के उस पर ब्याज लेने लगते हैं। तो अर्धवार्षिक में जब हमको CI निकालना होगा तो ये भी फॉर्मूला लगा लेंगे, सक्सेसिव वृद्धि कितना हुआ ये मालूम करने के लिए। कब, जब अर्धवार्षिक हो तब। कब कहिएगा, जब अर्धवार्षिक हो तब। अर्धवार्षिक में जब आप निकालने जाइएगा CI तो उसके लिए कौन फार्मूला, तो आप कहिएगा ये भी फार्मूला। और 6 महीना में ब्याज ले रहा है तो 6 महीना के लिए रेट 2%, तो 2 + 2 और गुने 2 बट्टा क्या करना है, 100 कर देना है। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 4.04%। यानी जब वार्षिक लीजिएगा तो 4% ब्याज और अर्धवार्षिक लीजिएगा तो 4.04%। अंतर कितना का आया है, तो 0.4% का अंतर आया है। आपको क्या निकालना है, इसी अंतर का मान निकालना है कि रुपया में कितना का अंतर है। तो रुपया कितना था, 5000 था, और कितना परसेंट, तो 0.4% का अंतर आया है, 0.04% का। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 5000 और गुणे में 4 और बट्टा में प्रतिशत हटाइएगा तो 2 0, और इस दशमलव को हटा लीजिएगा तो 2 और 0, यानी टोटल नीचे में 4 0। अब इसको काट लीजिएगा तो 2 बार में, और 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ 2, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 2 रुपया। कितना का अंतर आएगा, 2 रुपया का। कितना इजी सा प्रश्न था, और इसको सक्सेसिव लगा के अर्धवार्षिक में रेट निकाल लिए और वार्षिक में तो 4% सीधा सा होगा, और क्वेश्चन का आंसर कर लिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो कि यहाँ से हम कुछ सीखे हैं, तो इस वीडियो को अपने साथी दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।